हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। और ये जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है ये या डिज़ाइन कंक्रीट मिक्स आप यहाँ पर देखने वाले हो, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। जो आईएएस कोड्स बोलते हैं उनके क्या रिकमेंडेशंस हैं उनको भी देखेंगे अलॉन्ग विद द आईएएस कोड्स। डायरेक्टली हम लोग आईएएस कोड से ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या होती हैं, फिर उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। बट फिलहाल जो पहली स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो समझते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज, ये जो पर्टिकुलर कंक्रीट मिक्स डिजाइन है, दिस इज यूज्ड फॉर, किसकी डिजाइनिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है? तो दैट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब किसके लिए यूज किया जाता है? M25 एंड अबोव के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी M20 और उससे नीचे वाले के लिए हमने नॉमिनल मिक्स कंक्रीट देख लिया था इसके पहले। तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है कि आपको यहाँ पर एस्टिमेट करना होगा टारगेट मीन स्ट्रेंथ को। ठीक है, एस्टिमेट टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? कि भैया आप कंक्रीट की जब डिज़ाइनिंग करते हो तो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइनिंग नहीं करते हो, बल्कि मीन स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइनिंग करते हो। अब मीन स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस के इंटू सिग्मा। ठीक है, अब ये के की वैल्यू जो है ये आपके टॉलरेंस लिमिट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो के डिपेंड्स ऑन टॉलरेंस लिमिट। ये टॉलरेंस लिमिट के हिसाब से के की वैल्यू क्या क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। अगर मैं मान लेता हूँ 5% की टॉलरेंस लिमिट है तो इसकी वैल्यू क्या आती है ये भी आपको ऑलरेडी पता है। फॉर 5% टॉलरेंस लिमिट द वैल्यू ऑफ के इज नथिंग बट दैट इज 1.65। इसका मतलब कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू बी एफ सी के प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, अच्छा, सिग्मा की वैल्यू अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए? अगर 30 सैंपल से कम है उसके लिए बातें ऑलरेडी पहले ही हो चुकी हैं। ठीक है, तो सिग्मा अपना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ के लिए भी बातें मैं कर चुका हूँ, पहले वाले सेशंस में हो चुकी हैं ये बातें। तो अगर क्वेश्चन में आपको सिग्मा की वैल्यू न दी गई हो तो उसके लिए भी आईएएस कोड का आपको टेबल लेना था, वो टेबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूँ टूवर्ड्स आवर स्टेप टू। तो जो स्टेप 2 है उसमें आप क्या डिटरमाइन करते हो? उसमें आप डिटरमाइन करते हो वाटर सीमेंट रेशियो। तो लिख देता हूँ, स्टेप 2 में आप क्या करने वाले हो? डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। पूरा लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, अदरवाइज W/C लिख दूंगा आगे चलकर। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो। और वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालते हो? तो दैट इज करस्पॉन्डिंग टू जो भी आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ होगी, करस्पॉन्डिंग टू द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए आप यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो बताते हो। ठीक है, अच्छा, किससे बताते हो? फॉर और एज पर आईएएस कोड। आईएएस कोड का नंबर भी याद रख लीजिएगा, एज पर IS 10262। ठीक है, जो लेटेस्ट आया है 2019 का आया है इसका वर्जन, है ना। अब इसमें से कैसे निकालते हैं? तो भैया एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिखा देता हूँ। चलो आपको यहाँ पर एक्चुअल ग्राफ दिखा रहा हूँ जो आपको आईएएस कोड में दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका एक्चुअल ग्राफ। ठीक है, तो ये एक्चुअल ग्राफ यहाँ पर साइड में लगा देता हूँ। दिस इज द ग्राफ टेकन फ्रॉम, ये भी लिखा हुआ है IS 10262। ठीक है, तो नाम भी लिखा है आईएएस कोड का। एंड अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, पहले इस ग्राफ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस ग्राफ के हिसाब से टोटल 3 कर्व दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है 28 डेज की स्ट्रेंथ। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब ये वाटर सीमेंट रेशियो दिख रहा है। कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3 जो है वो अलग अलग ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए है। जैसे कि अगर मैं कर्व 1 की बात कर लेता हूँ तो कर्व 1 इज फॉर योर OPC 33, कर्व 2 है OPC 53 के लिए, और कर्व 3 जो है वो OPC 53 के लिए है।
ठीक है। तो ओपीसी क्या है, दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अलग अलग 3 ग्रेड ऑफ सीमेंट है जो आप यूज़ कर सकते हो। कौन सा यूज़ कर रहे हो फील्ड में, इसके हिसाब से आपको कर्व यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो कर्व तो आप चूज़ कर लोगे, उसके बाद आपका जो FM है, जो ये FM है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर वाई एक्सेस पे देखोगे और उसके करस्पॉन्डिंग कर्व के हिसाब से आप यहाँ से वाटर सीमेंट रेशियो निकाल लोगे। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि भैया वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ। बट इसी के अलावा अगर पीपीसी या फिर पीएससी है तो आपको यहाँ पर कर्व 2 ही लेना है। ये भी बात ध्यान रख लेना कि अगर पीपीसी या पीएससी है तो आपको कर्व 2 लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो है ये आपका IS 262 के हिसाब से है। ये किसके हिसाब से है, IS 262 के हिसाब से। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर लगा देता हूँ, बिल्कुल ये काम आएगा, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, फॉर गिवन ग्रेड ऑफ सीमेंट, फॉर गिवन ग्रेड ऑफ सीमेंट and target mean strength, take water cement ratio from the curve, ठीक है। तो कर्व मैंने आपको लगा दिया है यहाँ पर, वो आप पढ़ सकते हैं। बट एक और चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, दैट इन एनी केस वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो कभी भी, वो इस पर्टिकुलर ग्राफ से जो आप देख रहे हो वो कभी भी IS 456 के द्वारा जो रिकमेंडेड वाटर सीमेंट रेशियो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, दैट वाटर सीमेंट रेशियो फ्रॉम कर्व should not be more than water cement ratio recommended by IS, कौन सा IS 456। ठीक है। तो ऐसा भी ध्यान रख लीजिएगा कि 456 में जो टेबल दिया गया है उससे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर ना हो। अब 456 क्या बोलता था, तो 456 वाला जो टेबल है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर कंडीशंस। ठीक है। तो वो मैं थोड़ा टेबल आप लोग यहाँ पर याद दिला देता हूँ। देखो ये टेबल था, ठीक है, दिख रहा है टेबल। ये टेबल IS 456 से उठाया गया है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस। अगर आप चेक करोगे RCC का आपको देखना है ना, तो यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो ये दिख रहा है 0.55, 0.5, 0.45, 0.45 एंड 0.4। ठीक है, फॉर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ये रहे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, यहाँ पर दिख रहे हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा टेबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। आपको एक्सपोजर कंडीशंस और ये बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्या याद रखना है आप लोगों को, मैं आपको वो बता देता हूँ भैया। ये एक कॉलम है आपको और दूसरा कॉलम है जो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है। तो ये 2 पोर्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, बाकी पोर्शन में हटा देता हूँ। ठीक है। तो पहला आपको ये याद रखना है। ठीक है, दिख रहा है, इसी साइज का रखूंगा जो आपको दिख पाए, जो आप पढ़ पाओ। ठीक है। ठीक है, चलिए तो इसको बिल्कुल आप लोग पढ़ पाओगे। ये है आपका IS 456, ये है आपका IS 456 का टेबल है और ये है आपका IS 10262 का ग्राफ। ठीक है। तो ये बिल्कुल नोट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, है ना। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो यार, हर बार लेक्चर्स को आप रिवाइज नहीं कर सकते, है ना। तो रिवाइज क्या करोगे आप हर बार, तो हर बार आप सिर्फ नोट्स को ही रिवाइज करोगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात को ध्यान से समझिएगा कि ये जो ऊपर वाला टेबल दिख रहा है, ये जो हमारा IS कोड का टेबल दिख रहा है, दैट इज गिवन फॉर द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ 20 mm। 20 mm के लिए, 20 mm का अगर आपका एग्रीगेट है तो उसके लिए ये वैल्यूज दी गई थी। ठीक है, ये वैल्यूज जो है ये आपके 20 mm के लिए दी गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप 20 mm का ही एग्रीगेट ले,
हो सकता है आप 10 mm के ले ले, हो सकता है 40 mm का ले ले, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। लिख देता हूँ चलिए, एट द अबोव टेबल is given for nominal maximum size of aggregate maximum size of aggregates of 20 mm, ठीक है। फॉर अदर साइज ऑफ एग्रीगेट क्या करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। फॉर अदर साइज ऑफ एग्रीगेट्स मिनिमम सीमेंट क्राइटेरिया शैल बी एडजस्टेड, ठीक है। तो मिनिमम सीमेंट क्राइटेरिया जो है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना करना पड़ेगा, तो भैया यहाँ पर लेटर सपोज मैं लिख देता हूँ नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर लिख देता हूँ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट किस में करना है, एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट में, मिनिमम सीमेंट कंटेंट में आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। तो भैया 20 mm का तो आपका यहाँ पर था ही जो टेबल, वो 20 mm के लिए था। अगर 10 mm का एग्रीगेट है तो अलग, और 40 mm का एग्रीगेट है तो अलग एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगर 10 mm का आपका एग्रीगेट है तो आपको टेबल में जो दी हुई वैल्यू है उसमें 40 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का सीमेंट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। वहीं इसी के अलावा 20 mm के लिए कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ 40 mm का अगर आपका एग्रीगेट है तो -30 kg पर मीटर क्यूब का आपको सीमेंट कम लेना है, ठीक है। तो 30 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट आपको कम लेना होगा अगर आपका एग्रीगेट साइज बड़ा है तो। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है भैया, ध्यान दीजिए। सीमेंट आप क्यों ऐड करते हो, सीमेंट आप ऐड करते हो ताकि वो सारे के सारे एग्रीगेट्स के साथ बॉन्डिंग बना पाए, है ना। तो सीमेंट अब ज़्यादा लगेगा अगर आपके एग्रीगेट्स छोटे छोटे हैं तो। क्यों, बिकॉज फाइनर एग्रीगेट्स का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा सीमेंट लगेगा टू फॉर्म द बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, तो फाइनर एग्रीगेट्स हैव मोर सरफेस एरिया, hence more cement is required for smaller size of aggregate, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर एग्रीगेट्स छोटे हैं तो फिर वहाँ पर जो सीमेंट है वो भी ज़्यादा लगेगा। क्लियर है। तो भैया वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया है। अब बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात है यहाँ पर थर्ड स्टेप की। तो जो स्टेप नंबर 3 है वो बोलती है कि भैया वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लो, ठीक है। तो व्हाट इज द थर्ड स्टेप, दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। तो अब वाटर कंटेंट आप कैसे निकालोगे, वाटर कंटेंट कितना चाहिए ये आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए बाय कौन सा टेबल देखना है, बाय टेबल नंबर 2 ऑफ योर IS 10262, ठीक है। तो टेबल नंबर 2 देखना है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भैया यहाँ पर जो टेबल दिया गया है दैट इज फॉर अ स्लम्प वैल्यू ऑफ 50 mm, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टेबल दिया गया है वो 50 mm के स्लम्प के लिए है। अगर मान लीजिए इफ स्लम्प वैल्यू अलग होगी तो अगेन कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। इफ स्लम्प वैल्यू इज डिफरेंट देन अगेन कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, ठीक है। तो वो क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं वो बाद में बताता हूँ, पहले जो टेबल है वो देख लो आप, ठीक है। तो जो टेबल है
वो है हमारा ये वाला, ठीक है, वाटर सीमेंट वाला टेबल, सॉरी वाटर कंटेंट वाला टेबल, वो ये टेबल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। 208, 186 और 165 kg पर मीटर क्यूब का आपको यहाँ पर वाटर लेना चाहिए। अच्छा, एडजस्टमेंट क्या करना है, तो भैया चलिए अब एडजस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। स्लम्प टेस्ट वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है, जिसमें आप एक कोन के अंदर अपना कंक्रीट को फिल करते हो, ठीक है। अभी मैं स्लम्प टेस्ट के बारे में ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें करते क्या हो, कुछ इस तरह का एक कोन होता है आपका, कोन की डायमेंशंस भी स्टैंडर्ड है ना, डायमेंशंस वगैरह अभी रहने दो, इसके अंदर आपने कंक्रीट फिल करा होगा, ठीक है। कंक्रीट फिल करने के बाद आप इसको क्या कर देते हो, इस कोन को आप लिफ्ट कर देते हो। कोन को जैसे ही लिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका जो कंक्रीट है वो कुछ इस तरह से फैल जाएगा, है ना। तो ये कंक्रीट फैल कर इसकी हाइट कितनी कम हो गई है, इसको बोल दिया जाता है स्लम्प वैल्यू, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके इस कंक्रीट के अंदर इफ वाटर कंटेंट इज मोर, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका सीमेंट है वो ज़्यादा फैलेगा, है ना। अगर ज़्यादा फैलेगा इसका मतलब क्या है, स्लम्प की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो अगर आपके स्लम्प की वैल्यू ज़्यादा है तो भैया वाटर ज़्यादा होगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर एडजस्टमेंट समझते हैं। एडजस्टमेंट क्या किया जाता है, दैट इंक्रीज और डिक्रीज द अबो वैल्यूज, जो भी हमारे इस टेबल में वैल्यूज दी गई है, इनको आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे वैल्यूज ऑफ दिस मैक्सिमम वाटर कंटेंट, जिसकी वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट बाय 3% फॉर एवरी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 25 mm वैल्यू ऑफ स्लम्प। मतलब कि अगर स्लम्प आपका, ये फिलहाल जो स्लम्प था ये किसके लिए था, दिस स्लम्प इज नथिंग बट दैट इज फॉर 50 mm वैल्यू ऑफ स्लम्प। बट अगर मान लीजिए इफ स्लम्प इज 100 mm, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या 50 mm से वैल्यू इसकी ज़्यादा है ना, 50 mm से वैल्यू ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो एक्सेस स्लम्प इज, एक्सेस कितना है, एक्सेस वैल्यू इज 100 माइनस 50 mm, क्योंकि 50 mm के लिए तो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो 50 mm का स्लम्प एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि यहाँ पर आप इंक्रीज करोगे वाटर को बाय कितने से, बाय 3% होता है फॉर 25 mm, तो 50 mm के एक्स्ट्रा के लिए कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 6%, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को आप 6% से बढ़ा दोगे, क्लियर है, इतनी छोटी सी बात, सिंपल सी बात है ना। तो ये पहला एडजस्टमेंट था फॉर द स्लम्प वैल्यूज, पहला एडजस्टमेंट था फॉर द स्लम्प वैल्यूज। अब नेक्स्ट और एडजस्टमेंट किए जाते हैं वाटर में, ठीक है। और एडजस्टमेंट क्या किए जाते हैं, तो भैया अगर आपने कोई वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज़ करा है, मतलब प्लास्टिसाइजर यूज़ करा है, तो आपको वाटर कंटेंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, द डिक्रीज द अबो वाटर, अबो maximum water content, above maximum water content by 5 to 10%, by 5 to 10% अगर आपने वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज करा है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज करा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने ऐसा कोई एडमिक्सचर ऐड करा है इसका मतलब पानी कम लगेगा, है ना। तो डिक्रीज कर देना पड़ेगा पानी को, कितने से, 5 से 10% से, अगर आपने प्लास्टिसाइजर यूज करा है, ठीक है। और 20 से 30% आपको वाटर कम कर देना चाहिए फॉर सुपर प्लास्टिसाइजर्स। तो अगर आपने सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज करा है तो आप वहां पर क्या कर दोगे, 20 to 30% वाटर यहाँ पर रिड्यूस कर दोगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए यहाँ पर हो गई हमारी 3 स्टेप्स, अब बात करते हैं 4th स्टेप की। वाटर कंटेंट निकल चुका है अपना, है ना, वाटर सीमेंट रेशियो निकल चुका है, तो अब क्या निकाल लोगे, अब आप निकाल लोगे
यहाँ पर सीमेंट कंटेंट, एस्टिमेट सीमेंट कंटेंट। तो सीमेंट कंटेंट कितना होगा ये कैसे निकालोगे भाई? देखो आपको वाटर सीमेंट रेशियो ऑलरेडी पता है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? वाटर सीमेंट रेशियो ये आपको ऑलरेडी पता है, यस और नो? ये आप निकाल चुके अपने सेकंड स्टेप में। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट, टू द वेट ऑफ सीमेंट। जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए हो रही है। देखो अब ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज नोन, ठीक है, दिस इज नोन फ्रॉम द थर्ड स्टेप। तो अब ये सी बात है, निकालना क्या है? वेट ऑफ सीमेंट निकालना है, ठीक है। तो वेट ऑफ सीमेंट आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन जो भी वेट ऑफ सीमेंट निकालोगे इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा दैट एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में हो, ठीक है। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, याद दिलाता हूँ, बट पहले इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता हूँ। दैट एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट should be more than minimum cement content, ठीक है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट मैंने आपको बताया था, वो जो एक्सपोजर वाला टेबल था ना, एक्सपोजर वाला टेबल जिसमें हमने वाटर सीमेंट रेशियो निकाला था, उसी में एक कॉलम था अपना मिनिमम सीमेंट वैल्यू का भी, ठीक है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड लेस देन मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम कितना बोलता है हमारा आईएस कोड? तो मैक्सिमम बोलता है कि भैया 450 kg ऑफ सीमेंट पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम वैल्यूज तो एक्सपोजर कंडीशंस पर डिपेंड करेगी, जिसके लिए टेबल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कभी भी 450 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 अलग कलर से लिख देता हूँ, इसको बस अंडरलाइन कर देता हूँ अलग कलर से, ठीक है। सेम स्टेप नंबर 3 को भी कर दूंगा अंडरलाइन, बट अभी चलिए फिलहाल ये तो सिर्फ नोट्स को कलर करने की बातें हैं। अब बात करते हैं आगे हम लोग 5th स्टेप की, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप्स याद रख लीजिएगा, स्टेप्स में जो भी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स करने हैं वो यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, मतलब ये जो पार्ट है, इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली आपके कन्वेंशनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 5th स्टेप की तरफ। 5th स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 जो है मेरे पास, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर डिटर्मिनेशन और estimate ratio of coarse aggregate to the total aggregate, ठीक है। तो आपको क्या अब निकालना है? कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। अब ये रेशियो निकालोगे कैसे? तो भैया ये रेशियो निकालने के लिए भी अगेन आपके पास एक टेबल है, ठीक है। तो अब जो टेबल है वो भी सुन लो जरा ध्यान से, देख लो, ठीक है। वो ये टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। टेबल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना भी बड़े टेबल की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। तो सुनो जरा, जो टेबल है कहाँ से लिया गया है? 10262 से लिया गया है। टेबल नंबर 5 है, क्या बोलता है? वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए ये टेबल है। ध्यान दीजिएगा, ये टेबल किसके लिए? 0.5 के वाटर सीमेंट रेशियो के लिए है। ऑब्वियस ही बात है, वाटर सीमेंट रेशियो हर बार ये तो होगा नहीं, कुछ अलग होगा तो अगेन एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल मैक्सिमम साइज लिखी हुई है इस कॉलम में, 10, 20 और 40 mm का, है ना। दूसरा यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, मतलब डायरेक्टली रेशियो ही है यहाँ पर, ये सारे रेशियो है अपने CA टू TA मतलब टोटल एग्रीगेट। टोटल एग्रीगेट में क्या क्या आता है? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। लेकिन ध्यान दीजिए, जोन 4, जोन 3, जोन 2 और जोन 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये जो जोन 1, जोन 2, जोन 3 दिख रहा है ना, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज द साइज ऑफ योर एग्रीगेट दैट यू आर यूजिंग, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में तो थोड़ा सा बाद में बात करते हैं अपन लोग, है ना। लेकिन ये फाइन एग्रीगेट की साइज है, इसके बारे में तो थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। बट पहले समझते हैं कि ये जो 0.5 का वाटर सीमेंट रेशियो की बात कर रहा है, इसके लिए क्या एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। पहले एडजस्टमेंट सीख लेते हैं, देखिए, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या है? दैट रेशियो ऑफ, किसका रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग? कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट,
ठीक है। शुड बी इंक्रीज, इंक्रीज के लिए मैं यहाँ पर प्लस साइन लिख देता हूँ और डिक्रीज करने के लिए माइनस साइन लिख देता हूँ बाय 0.01, ठीक है, फॉर एवरी डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लस है ऊपर, इसका मतलब प्लस के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस और प्लस इन वाटर कंटेंट, इन वाटर सीमेंट रेशियो, ना कि वाटर कंटेंट, इन वाटर सीमेंट रेशियो बाय 0.05 सॉरी, ठीक है। तो हर एक 0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.01 का चेंज करना पड़ेगा इन द रेशियो, ठीक है। तो अगर लेट अस सपोज if water cement ratio is let us suppose 0.65 है, तो 0.65 ऑब्वियसली बात है क्या है, ज़्यादा है, 0.65 क्या है, ज़्यादा है ना। तो और मैं मान लेता हूँ दैट योर एग्रीगेट मैक्सिमम साइज इज 20 mm, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेबल में से मुझे कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो लेट अस सपोज 20 mm के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है अपने मैं मान लेता हूँ जोन 2, ठीक है। जोन 2 के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0.62 है, ठीक है। तो 0.62 है लेट अस सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर जोन 2 क्या देखने को मिल रहा है, दैट योर कोस एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट रेशियो इज नथिंग बट दैट इज योर 0.62। लेकिन 0.62 तो लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है दिस इज फॉर द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कितना, वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5 है, ठीक है। तो 0.65 के लिए कैलकुलेशन करना है, तो 0.65 के लिए क्या करना पड़ेगा, एज योर वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर, उल्टा करना है ना, योर कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट रेशियो शुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है। कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तो भैया जैसा मैंने आपको बोला है कि 0.05 वाटर कंटेंट के लिए आपको डिक्रीज कितना करना पड़ता है, 0.01 आपको डिक्रीज करना पड़ता है रेशियो को, ठीक है। रेशियो कौन सा, CA/TA, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ये बताओ कि भैया वाटर सीमेंट रेशियो कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर बाय कितने से, बाय 0.65 बोला गया है, जबकि टेबल के अनुसार 0.5 था, तो दैट इज 0.15, ठीक है। तो 0.15 वाटर कंटेंट आपका बढ़ा है, तो रेशियो कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 0.15। ये कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड जो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है ना। कैसे करोगे, ना समझ में आया हो तो भैया पहले 1 वाटर कंटेंट के लिए निकाल लो, 1 वाटर कंटेंट के लिए क्या हो जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.05, है ना। फिर 0.15 के लिए निकाल लो, क्लियर है। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1/5 ऑफ योर 0.15, दैट इज इक्वल्स टू बी -0.03, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली रेशियो ऑफ CA/TA है ना, कौन सा रेशियो, एडजस्टेड रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए जहां अगर 0.62 आया था तो 0.62 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.59, ठीक है। और अगर लेट अस सपोज आपका जोन कुछ अलग होता तो उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आप उसी के हिसाब से चेंज कर सकते थे, ठीक है। अब आगे सुनते हैं यहाँ पर कि भाई नीचे भी कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा था, दैट द वॉल्यूम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स इन ड्राई कंडीशन, ठीक है। These volumes are for crushed aggregate and suitable adjustments may be made for the other shape of aggregate। भैया अदर शेप ऑफ एग्रीगेट का जो एडजस्टमेंट है वो भी है, लेकिन अभी उसको रहने देते हैं, उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करता है, सुटेबल एडजस्टमेंट्स में ऑल्सो बी मेड फॉर द फाइन एग्रीगेट अदर देन द नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स के अलावा भी अगर आपने कभी फाइन एग्रीगेट लिया तो उसके लिए भी आपको एडजस्टमेंट करना है, अलग शेप के लिए भी एडजस्टमेंट करना है ना। नेक्स्ट आगे बोल रहा है दैट फाइन एग्रीगेट कन्फर्मिंग टू ग्रेडिंग जोन 4 shall not be used in RCC unless tests have been made to ascertain the suitability of proposed mixed proportions, ठीक है। तो अब जरा पहले यहाँ पर ये जो जोन्स है ना, ये जोन्स भी यहाँ पर समझ लेते कि ये जो अलग अलग जोन्स के नाम दिए हुए इनका क्या मतलब है।
तो अब ये समझने के लिए मैं अगेन IAS कोड का ही एक स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ यहाँ पर सामने आपके, है ना। ये स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए, है ना। अब ये स्क्रीनशॉट के लिए पहले जगह कर दूँ थोड़ी, है ना। तो ये जगह इधर थोड़ा सा छोटा करके इधर जगह मिल जाएगी अपने पास, ठीक है। अब सुनेंगे ज़रा ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया देखिए अलग अलग 4 जोन्स थे, चारों जोन के लिए जो ग्रेडेशन है आपके एग्रीगेट्स की वो यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखने को क्या मिल रहा है कि जोन 4 के जो एग्रीगेट्स हैं वो बड़े हैं, जोन 1 के एग्रीगेट्स क्या हैं यहाँ पर छोटे हैं, ठीक है। तो जितना जोन बढ़ता जाएगा उतना यहाँ पर एग्रीगेट की साइज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि भैया जोन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब एग्रीगेट की साइज भी बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 4th जोन अगर ले रहे हो तो प्रॉपर वहाँ पर चेक लगाने चाहिए आप लोगों को, विदाउट टेस्टिंग आपको बड़े एग्रीगेट्स, बहुत ज़्यादा बड़े एग्रीगेट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से ये बात तो क्लियर होगी कि हमारा जो जोन ऑफ एग्रीगेट्स था वो यहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ क्लियर हो गई है। तो टोटल 5 स्टेप्स हो गई हैं। आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स अवर 6th स्टेप। तो स्टेप नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या है, देखो भैया वाटर सीमेंट रेशियो आ गया आपके पास, वाटर कंटेंट आ गया, सीमेंट कंटेंट आ गया, और फिर कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट का रेशियो आ गया। अब आप क्या करते हो, अब आप एस्टिमेट करते हो एयर कंटेंट, है ना, क्योंकि एयर कंटेंट भी कुछ होगा, कुछ हो सकता है वॉइड्स प्रेजेंट रह जाए आपके कंक्रीट में, है ना। तो एयर कंटेंट भी आप अब एस्टिमेट करोगे। तो अगेन एयर कंटेंट निकालना है तो उसके लिए भी हमारा IAS कोड IAS 10262 क्या बोलता है, वो उसके लिए एक टेबल दिया हुआ है। टेबल जरा यहाँ पर देखेंगे फटाफट, ठीक है। टेबल यहाँ पर देख लिया हमने, फटाफट दिख रहा है टेबल आराम से, है ना। तो टेबल में क्या बोल रहा है कि इंट्रैप्ड एयर का परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो आप यहाँ से उठा लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर एग्रीगेट दैट यू आर यूजिंग। तो जो भी साइज का आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आप ले लीजिएगा एयर इंट्रैप्ड की। अब एयर इंट्रैप्ड की वैल्यू ले ली है तो फाइनली लास्ट स्टेप बचती है यहाँ पर क्या, लास्ट 7th स्टेप क्या है। तो 7th स्टेप बोलता है कि भैया आप फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, एस्टिमेट, मतलब एक्चुअली अब IAS कोड का काम खत्म हो चुका है इसलिए मैंने बोला लास्ट स्टेप, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। बस इनका आप यहाँ पर क्वांटिटी एस्टिमेट कर लेंगे, है ना। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये बताओ, आपको ये ऑलरेडी पता है क्या कि वॉल्यूम ऑफ टोटल कंक्रीट क्या है। तो भैया हर एक बार जो कैलकुलेशन थी वो kg पर मीटर क्यूब की थी, इसका मतलब कंक्रीट कितना है आपका 1 मीटर क्यूब ही है, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट क्या कर लोगे, वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले जो भी आपको कंटेंट पता है ऑलरेडी उनके वॉल्यूम निकाल लीजिए, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लो आप। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालोगे भैया, देखो आपको वेट ऑफ सीमेंट ऑलरेडी पता है, वेट ऑफ सीमेंट को आप डिवाइड कर दीजिए बाय द गामा ऑफ सीमेंट, ठीक है। गामा ऑफ सीमेंट कैसे निकालोगे, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इनटू जी, ठीक है ना। या फिर आप इसी को लिख सकते हो एज इक्वल्स टू बी वेट ऑफ सीमेंट टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, हो सकता है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट याद हो, है ना, इनटू गामा ऑफ वाटर, ठीक है। अगर वैल्यू kgs में है तो फिर गामा की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी रो लेना पड़ेगा। तो रो ऑफ वाटर ले लेता हूँ। अगर यहाँ पर जो वेट होता है ना, वो वेट एक्चुअली न्यूटन में नहीं होता, kg में होता है, मतलब वो मास होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब में, तो यहाँ से मीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी आपको सीमेंट की। इन द सेम वे आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर VW लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू बी द वेट ऑफ वाटर टू अगेन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इन द सेम वे अगर मान लीजिए आपने कोई एडमिक्सचर ऐड करा है तो उसका भी यहाँ पर आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्योंकि
आपका एड मिक्सचर भी वो कुछ वॉल्यूम लेगा, है ना। तो एड मिक्सचर लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एड मिक्सचर लिख देता हूँ, VAD आप निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू बी द वेट ऑफ एड मिक्सचर टू द डेंसिटी ऑफ एड मिक्सचर। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा आपको यहाँ से ये पता चल गया था कि एयर कंटेंट कितना है। ठीक है, तो एयर कंटेंट है, सीमेंट है, वाटर है, एडमिक्सचर है, इनको हटाने के बाद जो वॉल्यूम बचेगा वो किसका बचेगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ एड मिक्सचर एंड वॉल्यूम ऑफ योर एयर कंटेंट। ठीक है, तो एयर कंटेंट को चलिए मैं AIR पूरा लिख देता हूँ, किसी को डाउट ना हो, है ना, क्योंकि एड मिक्सचर के लिए AD लिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट है ना, वो उसमें भी 2 तरह के एग्रीगेट्स आते हैं। कौन से, तो पहला फाइन एग्रीगेट और दूसरा क्या आता है, कोर्स एग्रीगेट। अच्छा, इन दोनों का रेशियो आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, है ना, इन दोनों का रेशियो आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। तो क्या यहाँ से वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट निकल जाएगा, बोलो हाँ, हाँ सर निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट इनटू फ्रैक्शन ऑफ योर फाइन एग्रीगेट, यस और नो, इनटू फाइन एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट। ठीक है, इन द सेम वे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट आप निकाल लोगे, हाँ भाई बिल्कुल निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट इनटू रेशियो ऑफ योर कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट। वैसे पहले आप ये निकालोगे क्योंकि आपको रेशियो कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट पता था। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर सर, क्लियर पक्का। अच्छा, इनके चाहो तो आप वेट भी निकाल सकते हो इन द सेम वे। ठीक है, वेट निकल गया तो फाइनली आप रेशियो दे दोगे इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर फाइनली क्या करोगे, प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, है ना, इंग्रेडिएंट्स का प्रपोर्शन आप बता दोगे बाय इन टर्म्स ऑफ देयर वेट, इन टर्म्स ऑफ देयर वेट्स। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी बता सकते हो, वेट बोल दो या मास बोल दो, क्योंकि यहाँ पर तो जनरली मास ही लिया जाता है, वेट नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आपका मिक्स डिज़ाइन की सारी स्टेप्स कंप्लीट होती है। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं, IS कोड के कौन कौन से टेबल्स है, रिकमेंडेशंस है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। बट दैट इज़ ओनली द स्टेप्स को फॉलो करके न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।